हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट की हम ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये जो है उस सीक्वेंस में हमारी 5th वीडियो है। ये वीडियोस जो हैं वो हमारे 2020-21 वाले बैच के लिए और 2019-20 वाले बैच दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो हमारा 2019-20 वाला बैच है उनका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है और उनका एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को होने वाला है। फर्क सिर्फ दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है और यूनिट वाइज जो है यूनिट के नंबर में चेंजेस हैं, बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सब सेम है। जो हमारा 19-20 वाला बैच है उन्होंने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूनिट 3 में पढ़ा था, बट जो 2021 वाला बैच है उनका यूनिट 2 ही जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग है। उसके अलावा जो 2020-21 वाला बैच है उसमें डाटाबेस के कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूड हुए हैं। 19-20 वाले बैच का पूरा सिलेबस तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसलिए हैं क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक्स 11th क्लास में नहीं पढ़े थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा ही देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस है। ये 2020-21 वाले बैच का सिलेबस मैंने ओपन किया हुआ है। ये यूनिट 2 में उनका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। इसमें ये वाला जो ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट है ये आप देख पा रहे होंगे, ये 19-20 वाले बैच में भी इंक्लूडेड है और 2021 वाले बैच में भी इंक्लूडेड है। बट ये ऊपर जो मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और डेट फंक्शंस आप देख रहे हैं, ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो 2021 वाले बैच में इंक्लूडेड हैं, बट 19-20 वाले बैच में ये नहीं थे क्योंकि उन्होंने ये पार्ट जो है वो अपनी 11th क्लास में पढ़ लिया था। बट अगर आप फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पूरा ही सिलेबस 19-20 वाले बैच के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 2021, क्योंकि जो पार्ट आप 11th में पढ़ चुके हैं वो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी इस पार्ट की रिवीजन करना जरूरी है। हम जो पढ़ रहे हैं हमने एग्रीगेट फंक्शंस और ये ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सब ऑलरेडी कर लिया है। फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें ऑर्डर बाय क्लॉज हमने किया, फिर सेकंड वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, थर्ड में हमने ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज पढ़ा। फोर्थ वीडियो जो हमने की थी उसमें हमने जॉइंस का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया था, उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और जॉइंस के बारे में जो है वो पढ़ा था। बट ये टॉपिक जो है काफी वास्ट है तो ऑब्वियसली एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता था, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जॉइंट्स पे ही फर्दर कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे जरूर बताएं फीडबैक देके कि आपको वीडियोस जो है वो समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएंगे। स्पेशली अगर आपको बाकी सब आता भी है तो भी आपको जॉइंट्स की जो फर्स्ट वीडियो है यानी कि जो 4th पार्ट है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए ताकि आपको आगे की चीजें जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा आज का जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है टेबल एलियासेस से। एलियासेस का मतलब क्या होता है? निकनेम जनरेट करना। तो जब भी हम कभी भी हमारे पास अगर टेबल का बहुत बड़ा नाम होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस टेबल के एलियासेस जनरेट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइपिंग में टाइम बच सके। ठीक है, क्योंकि जब हम जॉइन क्वेरी लिखते हैं तो आप सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा ही है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें टेबल नेम जो है वो बहुत बार यूज करना पड़ता है। पहले हम फ्रॉम क्लॉज में टेबल नेम लिखते हैं, हम वेयर क्लॉज में टेबल का नाम यूज करते हैं। कई बार अगर हमारे पास कॉमन कॉलम नेम्स हैं दोनों टेबल्स में तो उन कॉलम नेम्स के साथ हमें टेबल का नाम लिखना पड़ता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि टेबल का कोई भी छोटा सा निकनेम या एक सिंगल कैरेक्टर का निकनेम जनरेट कर लेते हैं ताकि टाइपिंग का हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो देखते हैं बुक में जो है हमारे पास, कंसीडर वंस अगेन द क्वेरी गिवन इन एग्जाम्पल 16.2 कि जो एग्जाम्पल 16.2 में हमने क्वेरी पढ़ी थी एक बार हम दोबारा से उसे रिकंसीडर करते हैं। ये आपको यहाँ पे दी भी हुई है वो क्वेरी। डोंट यू फाइंड समथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस क्वेरी? क्या आपको उस क्वेरी में कुछ अनयूजुअल नहीं लगता? सिंस वी वांटेड टू लिस्ट डिपार्टमेंट नंबर
as part of the output and this attribute resides within each table, we had to tell MySQL which table. It doesn't matter which one we wanted to use to extract department number. अब यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर वाली जो फील्ड है वो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों ही टेबल्स में जो है वो क्या है कॉमन। अब मैं एक बार एक काम करती हूँ, प्रैक्टिकली आपको दोनों टेबल्स जो है वो दिखा देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है अब तक उन्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नाम का डाटाबेस था, तो पहले हम उसे ओपन करेंगे। अब इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो ओपन हो गया। अब हम इस डाटाबेस की एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल यूज कर रहे हैं, तो मैं दोनों का डाटा आपको दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। पहले मैं आपको ये टेबल का डाटा दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर्ड है। उनका एम्प्लॉय नंबर क्या है, नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। सिमिलरली एक हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। डिपार्टमेंट टेबल का नाम हमने रखा हुआ है DEPT। इस वाली टेबल के अंदर हमने डिपार्टमेंट की लोकेशन, उन डिपार्टमेंट्स का नाम, वो सारी चीजें जो है हमने स्टोर की हुई हैं। ठीक है, ये डबल टाइम नहीं आएगा, सिंगल टाइम सेमीकोलन। और अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल थी, इसमें डिपार्टमेंट के नंबर, उन डिपार्टमेंट्स के नाम और उनकी लोकेशन स्टोर है। तो जनरली हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो हम इन पे वर्क कर रहे होते हैं। यहीं से हमारी ये जो पार्ट हम पढ़ रहे थे कि जो डिपार्टमेंट नंबर वाली फील्ड है वो दोनों ही टेबल्स में कॉमन थी, एम्प्लॉय टेबल में भी और डिपार्टमेंट टेबल में भी। तो जब भी हम सेलेक्ट क्वेरी में या ज्वाइन की जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो हम जहां भी डिपार्टमेंट नंबर लिखना हो हमें टेबल का नाम बताना पड़ता है कि कौन सी टेबल, क्योंकि MySQL या फिर SQL का जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो खुद से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सी टेबल, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर तो दोनों टेबल्स में है, डिपार्टमेंट में भी और एम्प्लॉय में भी। तो यूजर कौन से वाला डिपार्टमेंट नंबर देखना चाहता है, इसलिए हमें हर जगह टेबल का नाम देना पड़ता है। When you have an attribute which resides in more than one table, if you do not specify the table in select statement, you will get an ambiguity error. तो जब भी अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल में कोई भी कॉमन नेम होता है तो वहां पे हमें टेबल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें एम्बिग्यूटी एरर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, had we given the following query for example 16.2, यहाँ पे ये क्वेरी देखिए, select department number, D name, employee number, E name, job, salary from employee, department, where EMPL.department number is equal to dept.department number and order by EMPL.department number, EMPN। अब यहाँ देखिए where क्लॉज में हमने डिपार्टमेंट नंबर के साथ दोनों जगह टेबल का नाम लिखा है, ऑर्डर बाय क्लॉज में भी हमने डिपार्टमेंट नंबर के साथ टेबल का नाम लिखा है। सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने टेबल का नाम मेंशन नहीं किया, बट स्टिल ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एम्बिग्यूटी एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने टेबल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। MySQL would have shown us the error given below। ये आपको एरर क्या शो करेगा, कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिग्यूअस, की फील्ड लिस्ट में जो आपने ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम लिखा है ये एम्बिग्यूअस है। MySQL ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये कौन सी टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है। दैट मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू रेफर टू अ कॉलम which is in more than one table। तो हर बार जब भी आपको ऐसे किसी कॉलम को रेफर करना है जो कि एक से ज्यादा टेबल्स में गिवन है, पार्टिसिपेटिंग इन जॉइन क्वेरी, की जॉइन क्वेरी में जो हम टेबल्स लिख रहे हैं उन टेबल में अगर कोई कॉलम एक से ज्यादा टेबल्स में है, यू हैव टू क्वालिफाई द कॉलम नेम बाय गिविंग इट्स टेबल नेम अलोंग विद इट। तो उस केस में हमें टेबल के नाम के साथ मतलब उस केस में हमें कॉलम के नाम के साथ जो है हमेशा टेबल नेम प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो कॉलम नेम जो है क्वालिफाई हो सके। Doesn't this method require more typing, since for every such column table name is to be typed। अब इस तरीके से तो हमारी बहुत सारी टाइपिंग वेस्ट होगी कि हमें जितने भी कॉमन कॉलम्स होंगे, अब यहाँ तो हमारे पास चलो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नंबर जो था वो सेम नेम था,
उसके साथ हमें टेबल नेम लिखने थे, और हमारी टेबल्स के नाम भी हमने ज्यादा बड़े नहीं रखे, सिर्फ EMPL और DEPT, क्योंकि हमने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है डिपार्टमेंट को DEPT और एम्प्लॉय को EMPL से स्टोर कर रखा है। बट हो सकता है बहुत सारे कॉमन सेम नाम के हों, टेबल्स के नाम बड़े बड़े हों, तो हमारा तो टाइपिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट डोंट वरी, देयर इज अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग सो। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे करने का एक छोटा तरीका भी जो है वो अवेलेबल है। और वो कौन सा तरीका है? द टेबल एलियासिस। उसे करने के लिए हम टेबल एलियासिस यूज करते हैं। अ टेबल एलियासिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट, और उन टेबल एलियासिस को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में, बल्कि जो हम वेयर क्लॉज में कंडीशन लगाते हैं, ऑर्डर बाय में, जहां भी हम उसे यूज कर रहे हैं, हम वहां क्रिएट उसे यूज कर सकते हैं। To cut down on the amount of typing required in your queries, हमें अपनी queries में टाइपिंग की अमाउंट को शॉर्ट करने के लिए you can use aliases for table name। हम टेबल नेम्स के लिए aliases यूज कर सकते हैं in the select and where clause, ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज कि aliases जनरेट कहाँ होंगे? aliases जो है वो हमेशा जनरेट होते हैं from clause के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, आप यहां से देखिए, इफ यू वांटेड टू यूज द एब्रीवेशन E फॉर EMPL, मान लीजिए हमें EMPL टेबल को हमेशा E से रेफर करना है, हम पूरा EMPL टाइप करना नहीं चाहते इन अवर क्वेरीज, ऑल यू नीड इज टू टेल MySQL that EMPL will be referenced by E in the from clause। तो हमें MySQL को ये बताना पड़ेगा कि हमें EMPL की जगह हर प्लेस पे E यूज करना है, और वो हम कहाँ पे बताएंगे? फ्रॉम क्लॉज के अंदर। तो फ्रॉम क्लॉज में हम स्पेसिफाई कर देंगे टेबल का एलियास, और उसकी हेल्प से हम सेलेक्ट और वेयर क्लॉज में जो है इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंटैक्स देखिए कि हम कैसे करते हैं ये काम। The following query would result in the same output। अभी आपने ऊपर जो क्वेरी देखी थी, इस क्वेरी का आउटपुट भी जो है वो बिल्कुल सेम आएगा उसी की तरह। कैसे आएगा वो आप यहाँ पर देखिए। सेलेक्ट E डॉट डिपार्टमेंट नंबर, D नेम, EMPNO, E नेम, जॉब, सैलरी, ये सारे हमने कॉलम नेम लिखे। यहाँ ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर के साथ हमने टेबल नेम की जगह क्या लिखा है? E क्यों लिखा है उसका आंसर आपको वेयर क्लॉज से मिलेगा। ये देखिए, वेयर EMPL स्पेस E कोमा DEPT। EMPL के लिए हमने रेफरेंस जनरेट कर दिया E से, ठीक है। डिपार्टमेंट के लिए हमने कोई रेफरेंस जनरेट नहीं किया है। तो जब हम वेयर क्लॉज में कंडीशन लिख रहे हैं तो EMPL की जगह तो हमने लिख लिया E डॉट डिपार्टमेंट नंबर, बट डिपार्टमेंट टेबल की जगह हमें पूरा लिखना पड़ रहा है DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। फिर ऑर्डर बाय में भी हमने E डॉट डिपार्टमेंट नंबर कोमा EMPNO यूज कर लिया। तो इस तरीके से जहां जहां आपको EMPL लिखना था, वहां वहां आपने EMPL की जगह कौन सा अल्फाबेट यूज किया? E यूज किया, क्योंकि हमने रेफरेंस जनरेट कर दिया था, एलियास जनरेट कर दिया। तो इससे हमारे टाइपिंग का जो है वो बहुत ही टाइम शॉर्ट हो जाता है, सेव हो जाता है। इसी तरीके से आप चाहें तो आप डिपार्टमेंट के लिए भी एलियास जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बाकी सारी क्वेरी तो सेम है। ये सेलेक्ट वाली लिस्ट तो की सेलेक्ट में हमने जिन जिन कॉलम्स को सेलेक्ट करना था उनके नाम स्पेसिफाई किए, डिपार्टमेंट नंबर के साथ ई स्पेसिफाई कर दिया। फ्रॉम EMPL स्पेस E कोमा डिपार्टमेंट स्पेस D। अब EMPL के लिए एलियास जनरेट हुआ है E, और डिपार्टमेंट के लिए एलियास जनरेट हुआ है D। अब वेयर क्लॉज में देखिए, EMPL वाले को हमने E से रेफर किया है और डिपार्टमेंट वाले को हमने D से रेफर किया है। तो जहां जहां टेबल नेम यूज होने थे वहां वहां पर हमने इन रेफरेंसेस को यूज कर लिया। आप चाहें तो एक बार हम इसे करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, हमें ज्वाइन क्वेरी लिखनी है, तो सेलेक्ट, सबसे पहले मैं नॉर्मल तरीके से आपको लिख के दिखाती हूँ। EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इसके बाद हमें डिपार्टमेंट नेम देना था, देन E नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और हमें कौन सा कॉलम चाहिए था? जॉब, ठीक है। अब फ्रॉम क्लॉज में हम टेबल्स के नाम देते थे, फ्रॉम EMPL कोमा डेप्ट।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें टेबल के नाम, अब हम आगे वेयर क्लोज लिखेंगे, हमें फिर से पूरी टाइपिंग करनी पड़ेगी, लाइक वेयर EMPL डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू DEPT डॉट डेप्थ नंबर। उसके बाद हमें ऑर्डर बाय क्लोज लिखना था, ऑर्डर बाय EMPL डॉट डेप्थ नंबर कोमा एम्प्लॉय नंबर। इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। इस क्वेरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब इसे रन कर देंगे। तो ये देखिए हमें जो है आउटपुट मिल गया, बट हमें कितनी सारी टाइपिंग यहाँ पे करनी पड़ी, कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल एलियास जनरेट कर लेते हैं। यहाँ फ्रॉम क्लोज में हम लिख लेंगे EMPL एज E एंड डिपार्टमेंट एज D, और उसके बाद हम यहाँ हर जगह, ये देखिए अपने आप जो है ये एरर जनरेट हो गई, क्योंकि अब EMPL जो है वो E से रेफर हो रहा है और DEPT जो है वो D से रेफर हो रहा है। तो इसलिए हम इन्हें यहाँ से EMPL की जगह E और डिपार्टमेंट नंबर की जगह जो डिपार्टमेंट टेबल की जगह जो है वो क्या रेफर कर देंगे, D। और यहाँ भी ये EMPL से जो है, ये देखिए अब हमारी टाइपिंग, ये देखिए पहले तो हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा था, इस पूरी विंडो में हमारी क्वेरी आ भी नहीं रही थी। अब ये क्वेरी आने के बाद भी आपका स्पेस जो है वो बच रहा है, तो हमारी टाइपिंग भी सेव होती है, हमारा स्पेस भी सेव होता है, रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आपको बिल्कुल यही सेम मिलेगा जो आपको पहले मिला है। आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, हमने टेबल के लिए निकनेम जनरेट कर दिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल एलियासेस। ठीक है, तो आई होप ये चीज सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशनल सर्च कंडीशन इन जॉइंस। कि अभी तक हमने जितने पढ़ा है उसके अलावा भी हम जॉइंस में और ज्यादा सर्च कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। उसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। Once you have joined table, एक बार अगर हमने टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, you can filter information from joined table by incorporating additional search condition। तो हम उन joined tables से भी इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, जो भी कंडीशन हम उस पे लगाना चाहते हैं उस सर्च कंडीशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, रेफर टू एग्जाम्पल 16.1 जो हमने 16.2 जो हमने अभी अभी रन किया है, ये ऊपर जो आप क्वेरी देख रहे हैं। वंस अगेन, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट सच इंफॉर्मेशन ओनली फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, सैलरी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, you can do so by giving a query similar to the one given in example 16.3। तो 16.3 में जो ये हमें क्वेरी दी है, इस क्वेरी की हेल्प से हम उसे अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, बाकी सारा सब कुछ हमारे पास सेम है। हमें कंडीशन सिर्फ क्या लगानी है, दैट हमारा डिपार्टमेंट नेम शुड बी सेल्स, कि हमें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए, यानी कि बाकी क्वेरी तो सेम है। उस क्वेरी से हमें सिर्फ क्या कंडीशन चाहिए कि सेल्स वाले डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। तो ये देखिए बाकी क्वेरी सेम है, सेलेक्ट E डॉट डिपार्टमेंट नंबर, D नेम, एम्प्लॉय नंबर, E नेम, जॉब, सैलरी, सब कुछ सेम है। फ्रॉम EMPL as E department D, where E dot department number is equal to D dot department number, ये भी बिल्कुल सेम है। बट यहाँ पे हमने where clause में एक कंडीशन और ऐड कर दी, एंड D name is equal to sales, यानी कि where clause की ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। E dot department should be equal to D dot department number and D name should be equal to sales। उसके बाद हमने अपना ऑर्डर बाय क्लोज लगा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, पहले वाले रिजल्ट से जो है रोज फिल्टर हो जाएंगी, सिर्फ वही रोज शो होंगी जहां पे डिपार्टमेंट नेम क्या है, सेल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा आउटपुट था। हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर, सेल्स की सिर्फ ये वाली 3 रो हैं जो ये लास्ट में है। ठीक है, तो अब अगर हमें अपने आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ
सेल्स डिपार्टमेंट की डिटेल्स चाहिए, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज में कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। और हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, दोनों टेबल्स के डिपार्टमेंट नंबर भी मैचिंग होने चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम भी सेल्स होना चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो हम उसे एंड कीवर्ड की हेल्प से ऐड करेंगे, एंड डी नेम शुड बी इक्वल टू सेल्स। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। पूरी क्वेरी को सेलेक्ट किया और इसके बाद इसे यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए अब हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 3 रो मिली, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है वो क्या था, 30 था। यानी कि हम वेयर क्लॉज में कितनी भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं जब हमें जॉइंट टेबल से इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना हो तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट कंडीशन हो हम उसे लगा सकते हैं। नाउ ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिस्प्ले डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। हमें ये 6 कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं। एंड ऑर्डर द रोज बाय एम्प्लॉय नंबर विद डिपार्टमेंट नंबर। ये इतना पार्ट तो सेम ही है, हम प्रीवियस एग्जांपल में भी यही कॉलम्स डिस्प्ले करवा रहे थे, ऑर्डर बाय क्लोज भी हमने लगाया हुआ था। बट इस बार हमें और एडिशनल कंडीशन क्या चाहिए, these details should be only for employees earning at least 1500 and of sales department। ठीक है, हमें ये 6 कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब और सैलरी, और हमें उन्हें डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करना है। जहां डिपार्टमेंट सेम है वहां एम्प्लॉय नंबर वाइज अरेंज करना है। उसके साथ साथ हमें ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की चाहिए और उन एम्प्लॉयज की चाहिए जिनकी मिनिमम अर्निंग जो है वो क्या है, 1500 है, यानी कि जिनकी सैलरी जो है वो 1500 से ज्यादा है या 1500 के इक्वल है। अब इसके लिए क्वेरी देखिए, ये देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने सेम लिखी, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी। ठीक है, फ्रॉम EMPL एज E, डिपार्टमेंट एज D। ये पार्ट सेम था, ये लास्ट का पार्ट भी सेम है, ऑर्डर बाय E डॉट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, सिर्फ वेयर कंडीशन में चेंजेस आए हैं। पहली कंडीशन क्या थी, दोनों टेबल से डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि डिपार्टमेंट का नाम जो है वो सेल्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी कि सैलरी जो है वो मिनिमम 1500 होनी चाहिए। तीनों ही कंडीशन ट्रू हो तब हमें आउटपुट चाहिए। तो तीनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो इसलिए हमने तीनों को एंड ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन किया और यहाँ वेयर क्लॉज में ये तीनों कंडीशंस स्पेसिफाई की। तो अब जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो अब ये पहले आपका आउटपुट था, इस आउटपुट में पहले हमारे पास कितनी रोज थी, 6 रोज थी। बट ये देखिए इसमें मिनिमम सैलरी 1500 पूछी है, तो यानी कि ये 1600 वाली रो डिस्प्ले होगी, 2850 वाली डिस्प्ले होगी और ये 1500। ये 3 ही आउटपुट में आएंगी, बाकी तीनों आउटपुट में नहीं आएंगी। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमारे पास देखिए, हमारे पास सैलरीज जो है वो 5000, 6000 और 1000 की रेंज में है। अगर हम इस पे ये क्वेरी ऐड कर दें, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर सेम है, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, डी नेम सेल्स होना चाहिए, और एक और कंडीशन क्या ऐड करनी है, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में कितनी रोज मिलेंगी, 2 रो मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास जो 3 रो आउटपुट में आई हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड रो में, यानी कि अन्या और सेठ जो है उनकी सैलरी 5000 और 6000 की रेंज में है, बट अनिकेत की सैलरी जो है वो 1309 है। तो अनिकेत वाली रो जो है अब डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए हमें सिर्फ 2 रो मिली जिनमें सैलरी जो है वो 1500 से ग्रेटर है। जिसकी सैलरी 1500 से कम थी वो वाली रो हमें डिस्प्ले नहीं हुई। तो इस तरीके से हम जितनी चाहे मर्जी कंडीशंस जो है वो वेयर क्लॉज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये आउटपुट देख सकते हैं, मैंने ऊपर आपको हाईलाइट करके दिखाया ही था कि सिर्फ अन्या, बीना और कुलदीप ये वाली तीनों रो डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे वही तीनों रो आप देख सकते हैं, अन्या, बीना एंड कुलदीप, जिनकी सैलरी 1500 से ज्यादा थी या 1500 के इक्वल थी। सिर्फ वही तीनों रोज जो है वो यहाँ पे
डिस्प्ले हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स। अगर आपको 2 से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है तो वो चीज हम कैसे करेंगे। ठीक है, sometime you need to extract information from more than 2 टेबल। कई बार हमें 2 से भी ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। In this case you need to join more than 2 tables. This can be achieved by specifying all the required table names in the from clause and by providing all the join condition using AND operator. तो इस क्वेरी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले की तरह ही अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्लॉज के अंदर 2 से ज्यादा टेबल्स, यानी कि जिन जिन टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है उन सब टेबल्स के नाम हम फ्रॉम क्लॉज में लिख देंगे, और वेयर क्लॉज में भी हमें जो जो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। पहले तो ऑब्वियसली सिर्फ जब 2 टेबल ज्वाइन कर रहे थे तो दोनों में बेसिक कंडीशन हम क्या लगा रहे थे, डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए, और उसके बाद सारी एडिशनल कंडीशन लगा रहे थे। बट अब यहाँ पे हमारे पास अगर 2 से ज्यादा टेबल हैं तो हमारी बेसिक कंडीशन भी जो है वो कितनी हो जाएंगी, मिनिमम 2। क्योंकि अगर आपने एक कंडीशन लिखी तो उस एक कंडीशन से तो 2 ही टेबल ज्वाइन होंगी। थर्ड टेबल को ज्वाइन करने के लिए आपको एक और कंडीशन तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो जब भी हम 2 से ज्यादा टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम हमें 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसके लिए हमें ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमें एम्प्लॉयज की डिटेल को इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। पहले हमें उसका नाम डिस्प्ले करवाना है, फिर हमें उसका डिपार्टमेंट डिस्प्ले करवाना है, फिर हमें उसकी जॉब डिस्प्ले करवानी है, फिर हमें उसकी सैलरी डिस्प्ले करवानी है, और उसके बाद हमें उसका ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। अब ये देखिए, ई नेम जो है वो हमारा एम्प्लॉय टेबल में था, डिपार्टमेंट का नाम जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में था, जॉब भी हमारी एम्प्लॉय टेबल में थी, सैलरी जो है वो एम्प्लॉय टेबल में थी। बट ग्रेड ना तो एम्प्लॉय टेबल में है ना ही डिपार्टमेंट टेबल में। तो ग्रेड यानी कि हमने किसी और टेबल से पिक किया है। अब यहाँ देखिए, उन्होंने एक नई टेबल जो है वो क्रिएट की है और उस टेबल का नाम क्या है, सैलरी ग्रेड। इस टेबल में 3 कॉलम लिए हैं, ग्रेड्स लिए हैं, यहाँ पे लो सैलरी ली है और हाई सैलरी। ठीक है, तो पहले आगे करने से पहले हम ये टेबल जो है वो जनरेट कर लेते हैं एक बार, ताकि हम जो है साथ साथ अपना पार्ट कर सकें। अब यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी है सैलरी ग्रेड। सैलरी ग्रेड के लिए हम क्रिएट की कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल सैलरी ग्रेड। अब इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स थे। फर्स्ट था ग्रेड, डाटा टाइप उसमें इंटीजर था, उसके बाद लो सैलरी था, लो सैलरी का भी डाटा टाइप इंटीजर था, एंड देन हाई सैलरी। हाई सैलरी का भी डाटा टाइप जो है वो हमारा इंटीजर था। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमें इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी कि सैलरी ग्रेड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और फिर हम राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। अब पहले हमें देना है ग्रेड, उसके बाद हमें देनी है लो सैलरी, हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमें देनी है हाई सैलरी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इसे एग्जीक्यूट किया। इसके बाद ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो इंसर्ट हो गई। अब हम चेंज कर देंगे सेकंड ग्रेड, वो हम दे देंगे 2000 से 5000 तक। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये वाली रो भी इंसर्ट हो गई। अब हम थर्ड ग्रेड स्पेसिफाई कर देते हैं, वो हम कर देंगे 5001 से
7,000 तक। इसे एग्जीक्यूट किया तो ये 1 रो अफेक्टेड, ये हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हम 4th ग्रेड देंगे जो कि हम दे देंगे 7,001 से लेके 10,000 तक। तो ये हमारी टेबल में हमने 4 रो इंसर्ट कर दी। एक बार मैं आपको सेलेक्ट क्वेरी से दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी ग्रेड, इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये 4 जो हैं वो हमने अपनी टेबल में इंसर्ट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम आगे का पार्ट देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। Here the department is the department and grade is the salary grade, कि ये जो कॉलम्स यहाँ आपको दिए हैं, यहाँ डिपार्टमेंट का मतलब है डिपार्टमेंट नेम और ग्रेड का मतलब है सैलरी ग्रेड। The salary grade as per salary ranges are given in the table salary grade। तो जो सैलरी ग्रेड्स हैं वो सैलरी के बेसिस पे सैलरी ग्रेड टेबल के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी सैलरी 700 से 1200 के बीच में है उसे ग्रेड 1 दिया, जिसकी सैलरी 1201 से 1400 तक है उसे ग्रेड 2 दिया, 1401 से 2000 तक है तो ग्रेड 3। इस तरीके से ये हमने सैलरी ग्रेड डिसाइड कर दिए, किसके बेसिस पे, सैलरी की रेंजेस के बेसिस पे। ठीक है, that is the salaries falling between the range specified with low salary and high salary have the corresponding grade। For example, falling between 700 1200 grade 1। इस तरीके से हर रेंज के लिए हमने एक ग्रेड जो है वो एलोकेट कर दिया। अब हमें क्वेरी को फ्रेम करना है। ठीक है, हमारे पास तीनों टेबल्स हो गई, यानी कि जिस जिस टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी वो तीनों टेबल्स हमें पता चल गई, EMPL, डिपार्टमेंट और सैलरी ग्रेड। ठीक है, अब हमें अपनी क्वेरी फॉर्म करनी है। अब इस क्वेरी को हम कैसे फॉर्म करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, इसके लिए हम कमांड लिखेंगे यहाँ पे, या तो आप पहले एक बार बुक से देख लीजिए फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने उन कॉलम्स के नाम लिख दिए। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए था तो ई नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम चाहिए था डी नेम, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद आपको जॉब चाहिए थी तो हमने मेंशन किया जॉब। फिर हमें क्या चाहिए थी, सैलरी चाहिए थी तो इसलिए हमने क्या मेंशन किया, सैल। उसके बाद हमें ग्रेड चाहिए था तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेम क्या है, ग्रेड, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, ग्रेड। ठीक है, जो जो कॉलम हमें डिस्प्ले करवाने थे हमने सारे दे दिए। फ्रॉम, उसके बाद हमने टेबल नेम दे दिए, EMPL के लिए हमने E लिखा, DPT के लिए D, सैलरी ग्रेड के लिए हमने S जो है एलियासेस जनरेट कर लिए। अब हमें लगानी है कंडीशंस। मेन काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सेलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज तो इजी है कि जो कॉलम्स चाहिए वो सेलेक्ट में लिख दिए, जो सी टेबल्स चाहिए वो फ्रॉम में लिख दी। मेन चीज आती है हमारी वेयर क्लॉज पे। अब हमें इन तीनों टेबल्स को ज्वाइन कैसे करना है, हमें एम्प्लॉय नेम के साथ वही डिपार्टमेंट नेम तो शो करेंगे जिस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा तभी हमें ज्वाइनिंग करनी है। तो पहली कंडीशन हमने क्या लिखी, E डॉट डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब इस कंडीशन से E नेम, D नेम, जॉब और सैलरी तो सॉर्ट आउट हो गई। अब ग्रेड जो है वो हमें किसका चाहिए, हमें ये देखना है। ग्रेड हमें क्या करना, हमें चेक करना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है अगर वो यहाँ लो सैलरी और हाई सैलरी के बीच में है तभी वो वाला ग्रेड जो है वो डिस्प्ले हो। तो हमें कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, दैट एम्प्लॉय की सैलरी शुड बी बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई, दैट सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, की सैलरी जो है वो लो सैलरी और हाई सैलरी के बीच में लाई करती होनी चाहिए। बिटवीन ऑपरेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां मैंने आपको 11th क्लास की रिवीजन की वीडियोस करवाई थी। उन वीडियोस में मैंने बिटवीन ऑपरेटर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था कि बिटवीन ऑपरेटर में हम एक रेंज देते हैं, इस रेंज में ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं और ये चेक करेगा कि अगर ये वाली वैल्यू
इसके बीच में लाई कर रही होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हमने वेयर क्लॉज में दो कंडीशन दे दी। जब ये दोनों ट्रू होंगी, क्योंकि हमने इन्हें एंड से ज्वाइन किया, जब ये दोनों ट्रू होंगी तो रोज जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने एक और पार्ट ऐड किया है, ऑर्डर बाय ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एम्प्लॉय नंबर। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बोला था कि हमें डिटेल्स इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है। तो अगर आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऑर्डर बाय क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसे प्रैक्टिकली रन करके दिखाती हूँ। कंडीशन हम लिखेंगे सेलेक्ट, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए हमें, ई नेम कॉमा डी नेम कॉमा जॉब सैलरी और ग्रेड। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम क्लोज, कौन कौन सी टेबल में है ये कॉलम्स, EMPL, उसके लिए एलियास ई जनरेट कर लिया, डिपार्टमेंट टेबल, उसके लिए एलियास डी जनरेट कर लिया, और सैलरी ग्रेड टेबल, उसके लिए एलियास एस जनरेट कर लिया। अब हमें वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशन लगानी है। तो पहली कंडीशन तो कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए, तो E डॉट डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए, हमने एंड ऑपरेटर लगाया। दूसरी कंडीशन हमें चाहिए दैट सैलरी शुड बी बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन करेगी, हमारी रोज जो है वो आपस में ज्वाइन होंगी। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमें रिजल्ट मिला, ये हमारे पास 10 एम्प्लॉय थे, 10 के 10 एम्प्लॉयज आ गए, उनका डिपार्टमेंट का नाम आ गया। ठीक है, उनकी जॉब प्रोफाइल आ गई, उनकी सैलरी, और सैलरी के बेसिस पे ये ग्रेड्स जो हैं वो एलोकेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जितनी चाहे मर्जी टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा टेबल्स हम इंक्लूड करते जाएंगे, हमारी क्वेरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, जिसे समझने में भी मुश्किल होती है और कई बार मिस्टेक के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी कम से कम रोज टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकें, उतना ही कम से कम टेबल्स हमें ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाया गया है। जितने हमारी ये जो एम्प्लॉय टेबल थी बुक में, उसमें 14 एम्प्लॉयज थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको उस टेबल की स्क्रीनशॉट शो की हुई है। तो ये सारे टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, और उसके बाद उनका डिपार्टमेंट नेम, उनकी जॉब, उनकी सैलरी और सैलरी के बेसिस पे ग्रेड गिवन है। साथ ही साथ ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे। बट यहाँ ना तो डिपार्टमेंट नंबर हमने इसमें रिजल्ट में शो किया है और ना ही एम्प्लॉय नंबर। तो बेसिकली उस ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे ऑर्डर बाय क्लोज यूज किया है या नहीं किया है। Notice that the second join condition is not equally based, यानी कि ये आपको क्या कह रहा है कि जो सेकंड ज्वाइन कंडीशन थी वेयर क्लॉज में, हमने जो सेकंड कंडीशन लगाई वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं थी। अब एक चीज नोटिस कीजिए, वेयर क्लॉज में कंडीशंस आपने पहले भी लगाई हैं, बट जो आपकी ज्वाइनिंग कंडीशन होती थी डिपार्टमेंट नंबर वाली वो इक्वालिटी बेस्ड थी। उसके अलावा जो और कंडीशंस थी वो हमारी ज्वाइन कंडीशंस नहीं थी, वो तो हमने ज्वाइंट टेबल्स में से रोज को फिल्टर करने के लिए लगाया था कि डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू सेल्स और सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1500। ये इस टाइप की क्वेरीज जो थी वो टेबल्स को ज्वाइन नहीं कर रही थी, वो सिर्फ रोज को फिल्टर कर रही थी। बट यहाँ पर इस केस में जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है दैट सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, ये हमारी ज्वाइन कंडीशन है जो एम्प्लॉय टेबल और सैलरी ग्रेड टेबल को आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अभी तक हमने जो ज्वाइन कंडीशन पढ़ी थी वो हमेशा इक्वालिटी बेस्ड थी, बट यहाँ पर ये सेकंड वाली जो ज्वाइन कंडीशन हमने लिखी है वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं है।
We can have join condition based on equality and other operators also. हमारी join condition जो है वो किसी भी operator पे based हो सकती है, less than, equal to, in between, जो भी operator हम specify करना चाहें अपनी requirement के basis पे. Depending upon the way these joins are created, they are called differently. अब जिस condition के basis पे हमने tables को join किया होता है, उस join का नाम भी उसी पे depend करता है. कमिंग सेक्शन डिस्कस सच टाइप ऑफ जॉइंट्स. तो अब अगले सेक्शन में जो है हम अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स पढ़ेंगे कि जॉइंट्स जो हैं इक्वी जॉइंट्स होते हैं, नॉन इक्वी जॉइंट्स होते हैं, नेचुरल जॉइंट्स होते हैं, क्रॉस जॉइंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं. जो ये जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. अब फर्स्ट वन इज इक्वी जॉइंट. इक्वी जॉइंट जो है वो हमारा इक्वालिटी कंडीशन पे बेस्ड होता है. ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट क्वेरी होती है जिसमें हमारी टेबल में सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं. ठीक है. इन एन इक्वी जॉइंट the values in the column being joined are compared for equality. तो यहाँ पे जब हम इक्वी जॉइन में क्या होता है कि कॉलम्स जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं और उसी के बेसिस पे टेबल्स ज्वाइन होती हैं. All columns in the table being joined are included in the result. और जो टेबल्स हमने ज्वाइन की होती है उन सभी टेबल्स के सारे कॉलम्स जो हैं डिस्प्ले होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. Recall the output of example 16.1. जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किया था, select star from EMPL, department that has double department number field. उस केस में क्या था, हमारा डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डबल टाइम आ रहा था. This was the result of an equijoin. और वो क्या होता है, equijoin का रिजल्ट होता है. In equijoin, all columns from the joining table appear in the output even if they are identical. जब हम इक्वी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइंट टेबल्स के सारे कॉलम्स जो हैं वो रिजल्ट में अपीयर होते हैं चाहे वो कॉलम्स सेम ही क्यों ना हो. मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देती हूँ यहाँ पे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, department where EMPL dot department number is equal to DEPT dot department number. ठीक है. अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 2 बार डिस्प्ले हो रहा है और जो 2 टेबल्स हमने ज्वाइन की हैं EMPL और DEPT, इन दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स जो हैं वो आउटपुट में आ रहे हैं. इस तरीके के ज्वाइंस को हम कहते हैं इक्वी ज्वाइंस. ठीक है. ये हमें एग्जांपल 16.1 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस वहां हमने उसका नाम नहीं पढ़ा था कि इस तरीके के ज्वाइन को क्या कहते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन. The comparison operator used in the join condition in example 16.2 was the equal sign. Such joins are called equijoins. यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल्स थे जब हम उनमें इक्वल साइन यूज कर रहे थे तो उन्हें इक्विजॉइंट्स कहते हैं. बट अगर इक्वल साइन की जगह अगर हम और कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम उस तरीके के जॉइंट्स को क्या कहते हैं, नॉन इक्विजॉइंट्स. A non-equijoin is a query that specifies some relationship other than the equality between the columns. जब हम कॉलम्स को कंपेयर करते टाइम इक्वालिटी के अलावा और कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं लाइक लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, नॉट इक्वल, तो उन सबको हम कहते हैं नॉन इक्विजॉइंट्स. ठीक है. If you refer to example 16.5 carefully, you will find that second join condition is the example of non-equijoin. जो 16.5 एग्जाम्पल था जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, ये वाला जो आपका एग्जाम्पल था, ये आपका 16.5 वाला एग्जाम्पल था. इसमें जो हमारी सेकंड जॉइन कंडीशन थी, ये जॉइन कंडीशन जो है वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं थी, सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारा नॉन इक्विजॉइन का एग्जाम्पल. यानी कि जब भी हमारी जॉइन कंडीशन इक्वालिटी के अलावा कुछ भी है तो वो क्या बन गया, नॉन इक्विजॉइन. इफ वी हैड टू जॉइन only employee table and salary grade table,
इट वुड हैव बीन अ नॉन इक्विजॉइन। तो जब भी हमें एम्प्लॉय टेबल और सैलरी ग्रेड टेबल को ज्वाइन करना होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन इक्विजॉइन। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली ऐसा क्यों लिखा कि एम्प्लॉय और सैलरी ग्रेड का ज्वाइन जो है हमेशा ही नॉन इक्विजॉइन होगा, ऐसा क्यों? अब अगर हमने कोई इक्वालिटी वाली कंडीशन लगा दी तो वो इक्विजॉइन हो सकता है, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि हमेशा नॉन इक्विजॉइन होगा? उसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए, जो आपने सैलरी ग्रेड वाली टेबल क्रिएट की उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, ग्रेड, लो सैलरी और हाई सैलरी। और जो एम्प्लॉय टेबल थी आपकी ये वाली, इसमें कौन कौन से कॉलम थे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। क्या कोई भी कॉमन कॉलम है? जब सिर्फ सैलरी जो है वो रिलेटेड है, बट यहाँ एग्जैक्ट सैलरी है और यहाँ पर जो है वो क्या है, मिनिमम और हायर सैलरी है, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो इस रेंज में लाई कर रही होगी, कभी भी इनके इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए इन टेबल्स की ज्वाइनिंग जो है वो हमेशा नॉन इक्विजॉइन होगी, क्योंकि कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है, और जब कॉमन कॉलम नहीं है तो आप इक्वालिटी जो है वो किस बेसिस पे लगाओगे? इक्वालिटी लगाने के लिए कॉमन कॉलम का होना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। This has been illustrated in example 16.6 और 16.6 में आपको ये इलस्ट्रेट भी किया गया है कि एम्प्लॉय और सैलरी ग्रेड जो है वो नॉन इक्विजॉइन कैसे होंगे। हालांकि ये आपको ऊपर भी सेम तरीके से समझाया गया था। यहाँ देखिए, हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल फॉर एनालिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी ग्रेड। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी और ग्रेड। कौन कौन सी टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए और सैलरी ग्रेड से चाहिए, ठीक है। अब वेयर कंडीशन में हमें क्या क्या चाहिएगा, एक तो हमें टेबल की ज्वाइनिंग कंडीशन लगानी है। तो ज्वाइनिंग कंडीशन क्या होगी, ग्रेड हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी अगर लो सैलरी और हाई सैलरी के बीच में होगी तभी हमें उसका ग्रेड मिल सकता है। तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई, वेयर सैलरी बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, कि जहां पे सैलरी जो है वो लो सैलरी और हाई सैलरी के बीच में है तो ही वो टेबल तो ही वो रोज आपस में ज्वाइन हो और वो ग्रेड जो है हमें मिल जाए। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला है जॉब प्रोफाइल शुड बी एनालिस्ट। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा दी, एंड जॉब इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एनालिस्ट होनी चाहिए। तो जब ये टेबल ज्वाइन हुई तो हमें ये वाली जो हमारी सिचुएशन थी वो फुलफिल हुई और हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 2 रोज मिली, क्योंकि एनालिस्ट वाले प्रोफाइल यहाँ पर देखिए, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल थी, इसमें एनालिस्ट कौन कौन था, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट। एनालिस्ट एक तो ये रहा हमारा, और इसके अलावा एक एनालिस्ट ये रहा, बाकी और कोई एनालिस्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही एनालिस्ट हैं, स्कॉट और फाके। और इनकी सैलरी क्या क्या है, एक की, दोनों की सैलरी भी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हमें यही दो ही हमारे पास एनालिस्ट थे, तो 2 ही रो कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो 2 ही रो यहाँ पे डिस्प्ले हुई। और इन दोनों की सैलरी जो है वो 4th ग्रेड में लाई कर रही थी, इसलिए इन्हें ग्रेड कौन सा एलोकेट हुआ, 4th ग्रेड जो है वो एलोकेट हुआ। तो इस तरीके से जब भी हम इक्वालिटी के अलावा कोई भी ऑपरेटर जो है वो वेयर क्लॉज में यूज करते हैं तो वो हमारे जो है वो नॉन इक्विजॉइंस बन जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा नेचुरल जॉइंस आता है, बट ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। पहले आप इतने पार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो आपको डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछिए और मुझे अपना फीडबैक जो है वो जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं, या अगर आपको पैटर्न में कुछ चेंजेस चाहिए पढ़ाने के तरीके में तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे।